अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना एक क्लिप गुजरा सामने से अमिताभ बच्चन का। अब है चलो गैर मुस्लिम, लेकिन उसकी बात भी मुझे मजे की लगी। उसने कहा कि मेरे फादर ने मुझे कहा कि जैसे तुम चाहते हो, अगर तुम्हारी जिंदगी वैसे गुजर रही है तो खुशी की बात है, लेकिन जो तुम चाह रहे हो अगर वैसे नहीं गुजर रही है तो ये ज्यादा खुशी की बात है। क्योंकि अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो फिर वो उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है जो बनाने वाला है। तो अगर उसकी मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है तो ज्यादा खुशी की बात है कि वो तुम्हारे लिए भी गलत नहीं चाहेगा। तो चलो वो तो गैर मुस्लिम उसने जो भी डिवाइन फोर्स का वर्ड यूज किया, लेकिन हमारा ना असल में ईमान यही है, इसको तकदीर पे ईमान भी कहते हैं, कि हमारा काम होता है एक्शन लेना, उसके नतीजे में जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। ये तकदीर पे ईमान है। जैसे अगर मैंने कोई अच्छा सोच के कोई मेडिसिन खाई, लेकिन उसका रिएक्शन हो गया, बीमारी आ गई। अब अगर मैं सोचूंगा ना काश मैं वो मेडिसिन ना खाता तो बीमारी से बच जाता, नहीं, मोमिन में काश नहीं होता, बीमारी मुझ तक पहुंचनी थी। अब अल्लाह ताला ने वो मेरे गलत दवाई खाने की वजह से मुझ तक पहुंचा दी, या वैसे ही कोई छींक मारता और जरा सी मुझ तक पहुंच जाता, बीमारी मुझ तक आनी थी। तो इसलिए हमारा ईमान ये है कि जो हुआ है ना वो अल्लाह की तरफ से ही है। अब अगर वो अच्छा हुआ है तो मेरा यकीन है कि अल्लाह की तरफ से, तो मैं शुक्र करूंगा। और अगर मेरे साथ तकलीफ हुई है और मैं यकीन करूंगा कि हुआ अल्लाह की तरफ से, हाँ मेरी गलती थी, वो आइंदा सुधार लूंगा, लेकिन हुआ ये मेरे साथ अल्लाह की मर्जी से ही है, तो मैं इस पर सब्र करता हूँ। मुस्लिम 7500 सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, बेशक उसके हर मामले में उसके लिए खैर है, और ये सिर्फ मोमिन ही के लिए है। अगर उसे खुशी पहुंचे तो वो शुक्र अदा करता है जो उसके लिए खैर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है जो उसके लिए खैर है। ग्रुप एसओसीआई, ग्रुप एसओसीआई कल एसएफपी बताया था, ग्रुप एसओसीआई। इसमें भी इक्विटी मेथड की एप्लीकेशन मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। पीबीडी
136. Hmm? 149. चल ये सवाल है तो सॉल्व करता हूं। जी नोटेड। एसोसिएट को कंसोलिडेट करना नहीं, तो सेल्स P प्लस S, कॉस्ट ऑफ सेल्स P प्लस S, $25 प्लस 18, एडमिन जी 17 प्लस 9, फाइनेंस कॉस्ट 7 प्लस 6, अदर इनकम 3 प्लस 4। एक लाइन छोड़िए, मैं इधर एक लाइन लिखूंगा। पीबीटी टैक्स 40, 5 प्लस 36, फिर अगेन 10 प्लस 12। ये एक लाइन और छोड़िए मैंने, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जी डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन फाइनेंस अदर इनकम जी जी टैक्स लिखो। Yes, Kapet.
एनसीआई ट्वेल्व का 20%। ये हो गई यहां तक सब्सिडी। ये मैंने एक लाइन इधर छोड़ी हुई है, ये पीबीटी से ऊपर एक लाइन छोड़ी हुई है, और एक ये टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम से ऊपर एक लाइन छोड़ी हुई है। यहां तक लिखे फिर ये लाइन भरता हूं। हाँ जी, यहां तक नोटेड। अच्छा, एसओएफपी में हम क्या कर रहे थे, जितनी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की थी उससे आगे, उस दिन से लेके आज तक अदर रिजर्व्स में हमारा हिस्सा हम अपनी अदर रिजर्व में ऐड कर रहे थे, और रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा हम अपनी रिटेन अर्निंग में ऐड कर रहे थे। वो थी एसओएफपी, वहां अदर रिजर्व्स थे। ये एसओसीआई है। यहां अदर रिजर्व की जगह क्या होगा, वो अदर रिजर्व्स थे, क्लोजिंग बैलेंस। ये एसओसीआई ओसीआई होगा। वहां रिटेन अर्निंग में हिस्सा दे देते, यहां किसमें हिस्सा लेंगे, पैट में। तो यहां पर सिर्फ गिनती की 2 लाइनें आएंगी। वहां हम एसोसिएट के अदर रिजर्व पे 25 लगा के अपने अदर रिजर्व में मिला रहे थे, यहां पर हम एसोसिएट की ओसीआई पे 25 लगा के अपनी ओसीआई में मिला देंगे। वहां पर हम लोग ए की रिटेन अर्निंग में 25 लगा के अपनी रिटेन अर्निंग में ऐड कर रहे थे, यहां पर हम एसोसिएट के पैट में 25 लगा के अपने पैट में ऐड कर लेंगे। हाँ, उसकी प्लेसमेंट ये है कि वो पैट पे लगाएंगे हिस्सा, लेकिन इससे ऊपर लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ ओसीआई फॉर एसोसिएट। तो एसओसीआई के फेस पे इक्विटी मेथड एसोसिएट की 2 लाइनें आएंगी। एक उसके पैट में 25 लगा के यहां शामिल कर लेंगे, लेकिन पीवीटी से ऊपर, और एक उसकी ओसीआई पे 25 लगा के यहां शामिल कर लेंगे। बस ब्रैकेट में भी लगा सकता हूं, ब्रैकेट में भी लगा सकता हूं, लेकिन चूंकि एडजस्टमेंट बतानी है तो इसको मैं कह देता हूं वर्किंग। जिस तरह यहां हम लोग एस के पैट को लिख के एनसीआई की वर्किंग कर रहे हैं, वैसे हम यहां ए के पैट को लिखेंगे। कितना है, 106। एनसीआई की वर्किंग कर रहे हैं इस 30%, एसोसिएट का हिस्सा निकाल रहे हैं इस पे 25%। ये एसोसिएट के पैट में हमारा हिस्सा, ये यहां पर शो होगा 26.5। कोई बात नहीं, हम उसके प्रॉफिट्स पे हिस्सा लगा के अपनी इनकम कह रहे हैं, तो इनकम की आखिरी लाइन पीबीटी से ऊपर ही होती है। नहीं, हमने कौन सा इस आंसर पे रेट लगाना है, टैक्स अलग से कैलकुलेट होता है, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स अलग से कैलकुलेट होता है। हमने कौन सा ऊपर फिगर पे रेट लगा देना है। तो ये चूंकि हम इसको अपनी इनकम मान रहे हैं, तो इसलिए पीबीटी से तो ऊपर ही शो होगा। अब आएगा ग्रुप का पीबीटी। हम्म 310.5 और ये
ए का ओसीआई कितना है? 14। इस 14 का 25%। 3। अच्छा, अगर ये एस का एसोसिएट है तो कल एसओएफपी में बात बताई थी एक, तो ये ऐसे प्रेजेंट भी होगा और यहां पर भी ऐड होगा ताकि उस पर भी 20% लग सके। फिर ये एस का इक्विटी मेथड के तहत उसकी इनकम बन रही होगी ना, तो यहां तो प्रेजेंट होगा लेकिन फिर इसके साथ भी ऐड होके उस पर 20% लगेगा। यानी ये 26.5 यहां भी प्रेजेंट होगा और इस 135 के साथ ऐड हो जाएगा और फिर 161.5 के ऊपर 20% लगेगा एनसीए। कल एसओएफपी पढ़ाते हुए बात की थी कि सब कुछ वैसे ही होगा। रिटेन अर्निंग पे 25% लगा के पहले हम पी वाले कॉलम में लिख रहे थे, अगर वो एस का एसोसिएट होता तो एस वाले कॉलम में लिख रहे थे। तो यही बात मैं यहां पर भी बता रहा हूं कि यहां तो प्रेजेंट ऐसे ही होगा लेकिन एनसीआई निकालते हुए 135 में वो भी ऐड होगा, फिर उस 161.5 पे एनसीआई का शेयर लगेगा। 283.5। ये है एसओसीआई में इक्विटी मेथड। जी नोटेड मैं बताऊं एडजस्टमेंट सब। अच्छा जी, अब आपने चैप्टर में आना है पेज 27 पे। पेज 27 नंबर 2 पढ़ने। नंबर 2
पॉइंट नंबर 2, क्यों एलिमिनेट नहीं करना इंटरकंपनी, कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एसोसिएट की हम ये 2 लाइनें लिख रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सा लगा रहे हैं और ओसीआई में हिस्सा लगा रहे हैं। ये जो ओसीआई होती है ना, ये तो जनरली ईयर एंड के ऊपर ही आइटम आती है। जैसे फेयर वैल्यू गेन है तो वो तो ईयर एंड पे ही आएगा, ये कोई पूरा साल होने वाली ट्रांजैक्शंस तो नहीं होती। लेकिन प्रॉफिट तो पूरे साल की इनकम एक्सपेंसेस से आ रहा होता है। तो अगर एसोसिएट का सवाल पहले साल का सवाल हो, यानी 2024 में ही एसोसिएट खरीदी थी और उस बात को भी सिर्फ 6 महीने गुजरे, तो सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा? पूरे साल का पैट की बजाय 6 महीने का लेंगे। ये आपको मैंने नंबर आखिरी बता दिया, नंबर 8। ये नंबर 8 है। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, कल इन्वेस्टमेंट इन ए के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस पड़ा था, क्या ट्रीटमेंट किया था उसका? इन्वेस्टमेंट पे अगर इंपेयरमेंट लॉस हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में से लेस किया था, एसेट को कम किया था और रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस किया था और पेरेंट की वाले कॉलम में से लेस किया था। वो इंपेयरमेंट लॉस एसोसिएट से रिलेटेड चीज है ना, मतलब एक एसोसिएट से रिलेटेड फिगर है, उससे रिलेटेड है वो, तो इसलिए होना तो वो पेरेंट को चार्ज है, लेकिन यहां पर फेस पे लाने की बजाय, क्योंकि यहां पर चीजें आ रही है पी और एस की, यहां पर एसोसिएट की चीजें आ रही है नहीं, पी और एस की चीजें आ रही हैं, तो चूंकि वो एसोसिएट से रिलेटेड है तो उसको यहां पर प्रेजेंट करने की बजाय इस 26.5 में से माइनस करेंगे। यानी जब हम ये 106 पे 25% लगा चुके होंगे तो इसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे। और यहां से लेस करके 16.5 फिर वहां फेस पे लिखें। ये मैंने आपको नंबर 1 बताया। जी, नंबर 1 ठीक है। अगर पहले साल का सवाल है, पहले साल का, यानी इसी साल ही एसोसिएट को खरीदा है और उसके ऊपर नेगेटिव गुडविल आ गई, तो एसओएफपी में कल क्या किया था? रिटेन अर्निंग में ऐड किया था। तो अब क्या करें? अदर इनकम में ऐड करने की बजाय, मतलब यहां प्रेजेंट करने की बजाय इसी में मिला लेंगे, क्योंकि एसोसिएट से रिलेटेड मसला है, तो इस 26.5 में ऐड कर लेंगे। अगर पहले साल का सवाल है, यानी एसोसिएट कुछ ही साल खरीदा है और नेगेटिव गुडविल आ गई, तो इसमें ऐड कर लेंगे। 106 में नहीं, 26.5 में, इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने आपको नंबर पता नहीं कौन सा बता दिया, नंबर 6 बता दिया। जी, नंबर 6 ओके जी। गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो छोड़ देंगे, नेगेटिव आया तो नेगेटिव गुडविल है उसको इसके अंदर मिला लेंगे। लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो गुडविल की कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी ले रहे होंगे। इसी तरह जिन एसेट्स की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ले रहे होंगे, कल एसओएफपी पढ़ाते हुए उन पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी दी थी। क्या किया था उस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का? ए के रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में लेस किया था और उसका दूसरा फैक्ट कहीं भी नहीं, सिर्फ ए के रिटेन अर्निंग्स में से लेस किया, जो आंसर निकला उस पे 25 लगा के मेन कॉलम में ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें उसका? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इसमें से लेस करेंगे, इधर यहां से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लेस होगी, लेट्स से 5, और ये जो अब 101 आएगा इससे 25% लगेगा।
कल रिटेन अर्निंग में भी यही किया था, ए के कॉलम में से लेस किया था और फिर जो आंसर आया था उस पे 25 लगाया था। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो गुडविल में इस्तेमाल हो रही है उस पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ए के पैट में से लेस और फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर 25 लगाना। ये मैंने आपको नंबर 4 बता दिया। जी नंबर 4 ओके। अच्छा, जरूरी है हर कंपनी हर साल डिविडेंड बांटे? नहीं, लेकिन जो बात समझाने लगा हूं ना उसको समझना आसान हो जाएगा अगर हम ये मान लें कि हर साल डिविडेंड बांटते हैं। आल्दो कि डिविडेंड ना बांटे तो मेरी बात बदल नहीं जाएगी, लेकिन समझना आसान है। एसोसिएट भी अगर हर साल डिविडेंड बांटती हो, हर साल प्रॉफिट कमाया डिविडेंड बांटा, प्रॉफिट कमाया डिविडेंड बांटा, तो अगर हर साल डिविडेंड बांटते हैं। अच्छा हाँ, इसी तरह से एक बीएफडी की चीज है, अगर आप बीएफडी पढ़ लें या पढ़ चुके हैं, डिविडेंड पॉलिसी होती है कि बिजनेस प्रॉफिट का 1% हर साल बांट देता होता है। यानी अगर बिजनेस ने पॉलिसी बनाई है कि हम पैट का 40% बांटा करेंगे, तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट कमाएंगे 40% उस साल डिविडेंड दे दिया करेंगे। यानी हर साल बांटा जाने वाला डिविडेंड प्रॉफिट्स में से होता है। वैसे तो रिटेन अर्निंग में से होता है, लेकिन अगर हर साल बांट रहे हैं तो हम सिर्फ बोलने के लिए बोल सकते हैं कि प्रॉफिट्स का हिस्सा बांट रहे हैं। एसोसिएट ने अगर इस साल डिविडेंड बांटा हुआ तो पेरेंट की इनकम स्टेटमेंट में वो कहां आया? पेरेंट की इनकम स्टेटमेंट में, अदर इनकम में आ रहा है। अब देखिए, हमने एसोसिएट के पूरे पैट पे 25% लगा के, मतलब पूरे पैट पे 25% लगाया और उसको यहां शामिल कर लिया। यानी उसके पूरे प्रॉफिट पे अपना हक जिता के यहां शामिल कर लिया। उसी प्रॉफिट में से अगर ए डिविडेंड बांट रहा है तो हम उसको अपनी अदर इनकम में भी ले रहे हैं। यानी ए के फॉर द ईयर पूरे प्रॉफिट पे हक जिता के यहां शामिल कर रहे हैं और उसने प्रॉफिट्स में से ही जो डिविडेंड बांटा है उस डिविडेंड को भी अदर इनकम में ले रहे हैं। तो डुप्लीकेशन हो गई। तो ज्यादा सही क्या है? प्रॉफिट पे तो हक जिता लिया, तो वो जो ऊपर डिविडेंड अदर इनकम में आया हुआ है वो निकाल लेंगे। तो जो फॉर द ईयर पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट शामिल किया हुआ है वो यहां से निकाल लेंगे। मैंने आपको नंबर 7 बता दिया। नंबर 7, पोस्ट डिविडेंड है तो ही यहां से निकालना है, क्योंकि हम लोग अगर एक्विजिशन के बाद वाले प्रॉफिट्स पे हिस्सा जता रहे हैं तो उन्हीं में से जो डिविडेंड बटा हुआ है वो यहां से उड़ाना है। हाँ जी, नंबर 7 ओके। अच्छा, रह गया पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट 5, यानी दोनों यूआरपी। ये समझाता हूं। गुड्स का यूआरपी क्या ट्रीटमेंट की थी? रिटेन अर्निंग में से लेस और 800 रुपए के 200 रुपए, 200, 800 नहीं 200। चाहे पी सेलर हो चाहे ए सेलर हो, 800 नहीं 200 को ट्रीट करना है। वहां पर हमने रिटेन अर्निंग से लेस किया था, और अगर ए सेलर है तो इन्वेंट्री से लेस किया था, पी सेलर है तो ए का स्टॉक तो आ नहीं रहा था, तो इन्वेस्टमेंट इन ए से लेस किया था। वो थी बैलेंस शीट, इसलिए डबल इफेक्ट लेना था। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ यूआरपी मतलब सेलर का प्रॉफिट ही कम करना है। अगर ए सेलर है तो यहां से माइनस कर देंगे, और अगर पी सेलर है तो यहां से कहीं से माइनस करना है। मकसद प्रॉफिट कम करना है, सेल से भी माइनस कर सकते हैं। नॉर्म्स ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें। यानी अगर ए सेलर है तो यहां से लेस, और अगर पी सेलर है तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड। 800 नहीं 200। और अगर पीपीई का यूआरपी था, ए सेलर है तो यहां से लेस, और अगर पी सेलर है तो पी ने उसको अदर इनकम बनाया होगा
तो फिर अदर इनकम में से लेस। ये मैंने नंबर 3 और 6 दोनों बता दी, नंबर 3 और 5 दोनों बता दी। 3 और 5 हाँ जी, ये होता है जी एसोसिएट का इक्विटी मेथड, एसओसीआई में और एसओएफटी में। बाकी फिर ये पास पेपर्स के सवालों में आएंगे तो उसको करेंगे। इसके जो प्रैक्टिस सेट के अंदर सवाल डाले हुए मैंने सारे कैफ वाले डाले हुए। अगर किसी का दिल करे प्रैक्टिस करने का तो बेशक कर लेना, सारे कैफ वाले ही हैं। प्रैक्टिस सेट 3 होगा। पांच छह सवाल डाले में कैफ के हैं ये। अगर करने हो किसी ने दिल करे तो कर लीजिएगा, जितने करना चाहें। ये सब कैफ के पास पेपर्स के सवाल है। चले एसोसिएट डन। अब आते हैं नई चीजों पे, यानी सी फैप की चीजों पे। ये अभी तक सारा ऑलमोस्ट कैफ ही था, अब सी फैप की चीजों पे आते हैं। अच्छा, मैंने चूंकि यहाँ से चैप्टर अलग करना है ना, तो जॉइंट अरेंजमेंट्स के नाम से तो मैं लेक्चर 62 लगाने लगा हूँ। ये जो सामने बैठी हुई है मैं अभी ब्रेक करूँ या 62 लगा के कंटिन्यू करूँ, आधे पौने घंटे बाद ब्रेक करूँ, कंटिन्यू करूँ? ठीक है, 61 बस।